हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इसमें आरआरबी ग्रुप डी 2026 का 4/12/2025 का थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं, जो कि साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और ये 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो कि आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए जल का क्वथन, दूसरा दे रखा ऑप्शन बी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन सी मोमबत्ती का जलना या फिर ऑप्शन डी जल का जमना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें जो मोम होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसे नए पदार्थ बनाता है। और जल का उबलना, बर्फ का पिघलना और जल का जमना केवल भौतिक अवस्था बदलते हैं, इसीलिए वे क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सब क्या है? जल का क्वथन, बर्फ का पिघलना और जल का जमना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? सही आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया है कि ऑप्शन ए में कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः कोशों में बद्ध रहते हैं, ऑप्शन बी नाभिक में केवल ऋणात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑप्शन सी है परमाणु पूर्ण रूप से एक समान धनात्मक गोला है। जबकि ऑप्शन डी दे रखा है कि परमाणु के केंद्रक में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा खोज की कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है, जबकि परमाणु के केंद्र में एक अत्यंत छोटा सा सघन और धनात्मक आवेशित भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जो बांध होता है, बांध बनाने का प्राथमिक आर्थिक और तकनीकी लाभ बहते जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करना होता है, जिससे सिंचाई के लिए पानी भी मिलता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रतिरोध जो दे रखा है यानी कि आर बराबर 8 ओम दे रखा है, जबकि ऊष्मा यानी कि हीट वो दे रखा है 200 जूल, जबकि समय दे रखा है यहाँ पे 1 सेकंड दे रखा है, यानी कि प्रति सेकंड 200 जूल के बारे में बात हो रही है, यानी कि सेकंड 1 सेकंड दे रखा है। जूल के नियम के अनुसार जो यहाँ पे ऊष्मा है, ऊष्मा बराबर क्या होता है? ऊष्मा बराबर V² अपॉन यानी कि H बराबर V² अपॉन R इंटू टी। यहाँ पे हमें ऊष्मा पता चल जाएगा, मान रख देंगे तो यहाँ 200, यहाँ पे विभवांतर ज्ञात करना है। 200 बराबर V² अपॉन R का मान कितना है? यहाँ पे 8 दे रखा है, गुणे T का मान 1 सेकंड दे रखा है। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि आ जाएगा 1600। 1600 बराबर V²। अब V बराबर कितना आ जाएगा? इधर पावर अंडर रूट में आ जाएगा, जब अंडर रूट को खोलेंगे तो आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनके सिरों के बीच 40 वोल्ट प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा किसी पदार्थ के क्षारकीय प्रकृति के लिए उत्तरदायित्व है? इसका सही आंसर क्या होगा? आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं वे क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जो अम्ल होता है यानी कि H+ आयन देता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, OH-। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो किसी भी पदार्थ के क्षारकीय प्रकृति के लिए उत्तरदायित्व है, वो होता है OH। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी एकल व्यष्टि जीव द्वारा जनन की विधि नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा?
देखा जाए तो जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो विपरीत लिंगों जैसे कि नर और मादा की आवश्यकता होती है, जबकि खंडन, पुनरुद्धान और विखंडन जैसे कि अलैंगिक जनन के प्रकार हैं जिन्हें एक अकेला जीव भी पूरा कर सकता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति। ध्वनि का जो तीखापन होता है वो सीधे उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, जबकि जो उच्च पिच होती है वाली जो ध्वनि होती है जैसे बच्चों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, जबकि निम्न पिच वाली ध्वनि जैसे कि शेर की दहाड़ की आवृत्ति कम होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आमाशय और आंतों जैसी आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो आमाशय होता है, ठीक है, आमाशय और आंत जैसे जो आंतरिक खोखले अंगों की जो दीवारें होती हैं वो अरेखित या चिकनी पेशियां होती हैं। ये अनैच्छिक होती हैं, यानी इन पर हमारा सीधे नियंत्रण नहीं होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चिकनी पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा द्वारा नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जैसे प्रसव शुरू करने के लिए, ठीक है, उत्तरदायी हार्मोन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन का स्राव जो कि माँ की पीयूष ग्रंथि से होता है, जबकि अपरा जो होता है वो अपरा का कार्य भ्रूण को पोषण देना होता है। ठीक, अपरा जो होते हैं उसको बोलते हैं प्लेसेंटा होता है, ठीक है। ये इसका जो कार्य होता है अपरा का कार्य भ्रूण को पोषण देना होता है, जबकि ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड घटना है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रसव शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन का स्राव करना होता है, जो कि इसका स्राव जो माँ की पीयूष ग्रंथि से होता है। इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबद्ध होते हैं, जिससे एक डैश व्यू बनता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक ही तल में षटकोणीय छल्ले जिसको हम बोलते हैं रिंग्स, यानी कि हेक्सागोनल रिंग्स की जो परतें होती हैं परतदार संरचना बनाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा षटकोणीय, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पादपों में जीवन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे कि पर्यावरण में क्या होता है कि एक स्वतंत्र और व्यापक तंत्र है यह, जो अजैविक घटकों जैसे कि अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं जैसे सूर्य, हवा, मिट्टी, इससे संचालित होता है। ठीक, पौधे पर्यावरण के अनुसार अनुकूल रहते हैं, लेकिन पर्यावरण का जो अस्तित्व होता है वो पूरी तरीके से पौधों पर टिका होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इस पर आधारित नहीं होता है, पर्यावरण पर पूरी तरीके से आधारित नहीं होता है। यानी कि इसका जो होगा ऑप्शन बी, यानी कि पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि पादपों में जीवन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किन की खेती मोती बनाने के लिए की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? मोतियों का जो व्यवहारिक उत्पादन होता है उसको करने के लिए जैसे मलस्का जो संघ होते हैं, कौन से संघ? मलस्का संघ के जीवों जैसे कि सीपियाँ, ठीक है, सीपियों का कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? पर्ल कल्चर भी कहते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सीपियाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक समान वेग समय ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर क्या होगा? एक समान वेग का अर्थ है कि वेग स्थिर है और बदल नहीं रहा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग नियत है तो क्या होता है? त्वरण शून्य होगा, और वेग समय ग्राफ की ढलान जो होती है वो भी शून्य होगी। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी।
ढलान बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण, त्वरण बराबर हो जाएगा 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वृषण, वृषण मतलब होता है जो टेस्टिस जिसको बोलते हैं, ठीक है। वृषण यानी कि टेस्टिस उदर गुहिका के भीतर होने के स्थान पर वाह रूप से क्यों स्थिर होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो लगभग कितने डिग्री होता है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सॉरी 37 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि शुक्राणुओं की स्वस्थ जो विकास है, विकास के लिए कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की ज़रूरत होती है। इसीलिए वृषण जो होता है वो शरीर के बाहर वृषण कोश में होता है, यानी कि इसीलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप बनाए रखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि 0.02 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले जूते पहनने एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा है। यदि व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो जमीन पर दाब कितना होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए जैसे प्रेशर, ठीक, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन वेट, फोर्स या फिर वेट बोल सकते हो, ठीक है, फोर्स या वेट अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पर टोटल देखा जाए तो जो प्रेशर है, प्रेशर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वजन जिसको बोल सकते हो, फोर्स बोल सकते हो, वेट बोल सकते हो, ठीक। यानी कि इसका जो वजन दे रखा है, टोटल दे रखा है 600 न्यूटन, और इसमें टोटल एरिया दे रखा है, वो दे रखा है 0.02 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 0.02, यहाँ से 0 हट जाएगा, ऊपर क्या बढ़ जाएगा, डबल 0 बढ़ जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 50, 600 गुणे 50, और 600 से जैसे 6 पंचे 30 और ट्रिपल 0 लगा देंगे, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। घरेलू विद्युत परिपथ में जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है। जब परिपथ में शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग के कारण अत्यधिक धारा बहती है तो इसका जो तार होता है वो गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ को तोड़कर घरेलू उपकरणों को जलाने से क्या करता है, बचाता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओवरलोडिंग रोकना और उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हड्डी को मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ऐसा क्यों? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे संयोजी ऊतक होता है उसकी विशेषता होती है कि वो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक विस्तृत अंतर कोशिकीय आधारित होती है, यानी कि मैट्रिक्स में धसी होती है, मैट्रिक्स के रूप में। जबकि हड्डियों का जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस के कारण अत्यंत कठोर और खनिज युक्त होता है, ठीक। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि इनमें जो खनिज युक्त वाह कोशिकी होती है वो मैट्रिक्स में फैली हुई कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई किस रूप में चली जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो निर्देशांक जो होते हैं उस चिन्ह परिपाटी के चिन्ह के अनुसार देखा जाए तो मुख्य रूप से जो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके ऊपर की ओर लंबवत मापी जाने वाली जो कुछ ऊंचाइयां होती हैं हमेशा क्या होती हैं, वो पॉजिटिव ली जाती हैं। सीधे प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक स्ट्रॉ को जल से भरे गिलास में रखने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है। कथन 1 दे रखा है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं। कथन 2 दे रखा है अपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो स्ट्रॉ का जो मुड़ा हुआ भाग होता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण है, ठीक, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। जबकि अपवर्तन के दो मुख्य जो नियम है, जैसे आपतित किरण अपवर्तित किरण का अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है स्नेल का नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन
साइन आर, यानी अतः दोनों कथन क्या होंगे यहाँ पे सही हैं, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ब्यूटेन यानी कि C4H10 में दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, एक सीधी श्रृंखला वाला और दूसरा शाखित श्रृंखला वाला। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए जैसे यहाँ पे सूत्र दे रखा है C4H10 यानी कि ब्यूटेन, लेकिन विभिन्न संरचनात्मक सूत्र जैसे कि यहाँ पे N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन वाले जो यौगिक होते हैं उनको समावयी करते हैं और इस गुण को समावयवता कहा जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, समावयवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? जैसे वायु है, वायु नमी और अम्ल धातुओं की सतह को नष्ट करते हैं, जबकि इसके विपरीत जो धातुएं होती हैं उनको संक्षारण और जंग से बचने के लिए उन्हें मिश्र धातु में बदला जाता है, जैसे लोहे से स्टेनलेस स्टील बनाना। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो मिश्र धातु होता है वो संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? जैसे मैग्नीशियम यानी कि Mg, जिससे Mg से डिनोट करते हैं मैग्नीशियम को, Mg की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? +2 होती है। क्लोरीन जैसे कि Cl, इसकी जो होगी वो -1 होती है। ठीक है, दोनों के तत्वों की संयोजकताओं को क्रॉस यानी कि गुणा करने पर जो रासायनिक सूत्र बनता है वो बनता है MgCl2 बनता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने पर pH मान 7 से अधिक वाला विलयन बनाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम एसीटेट जैसे कि CH, सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA एक दुर्बल अम्ल होता है, ठीक, जिसे दुर्बल अम्ल यानी कि CH3COOH। और प्रबल क्षार क्या है इसमें? NaOH। ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, जबकि ये क्या है? दुर्बल क्षार। ठीक, एक का लवण है जो कि प्रबल क्षार के प्रभाव के कारण जल में इसका क्या करता है? विलयन क्षारीय होता है और इसका जो pH होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक गिलास को कार्ड से ढक दिया जाता है तथा कार्ड पर एक सिक्का रखा जाता है। जब कार्ड को उंगली से तीव्रता से झटका दिया जाता है तो सिक्का गिलास से सीधे गिर जाता है, और यह स्थिति क्या दर्शाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो यह जो है न्यूटन की गति के प्रथम नियम यानी कि विराम के जड़त्व का उदाहरण है। कार्ड पर जो बल लगने से एक गति में आ जाता है, जबकि लेकिन जो सिक्का है वो अपने जड़त्व के कारण अपनी विरामावस्था बनाए रखना चाहता है और गिलास में क्या होता है? वो गिर जाता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जब कार्ड आगे खिसक जाता है तो जड़त्व के कारण क्या करता है? सिक्का विराम में रहता है। इसके लिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें क्वेश्चन नंबर 25। यदि कोई व्यक्ति t समय में w कार्य करता है तो व्यक्ति की गणना कैसे की जाती है? देखा जाए तो ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर जैसे हमने भी काफ़ी सेट करवाए हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, मतलब ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले पेपर में भी संभावित हो कि ऐसे ही क्वेश्चन और भी देखने को मिले। ठीक, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो कार्य है, ठीक है, कार्य करने की जो समय दे रखी है, समय की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें इस प्रति सेकंड में किए गए कार्य के रूप में दर्शाया गया है इसे। ठीक, इसीलिए यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर कार्य बटे समय यानी कि W/T हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शक्ति बराबर P/टाइम। ठीक है,
ये रहे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।